Good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and today students we are going to start with the third chapter. So I hope that all of you are good and fine at your places. So students, it is advisable to all of you to wear masks whenever you step outside and also wash your hands regularly. So students, in chapter number 3 we are going to study about the concept of memory, and in this chapter we are going to cover certain topics, that is memory, main memory, secondary memory and units of memory. So firstly, I am going to talk about the memory factor. So memory indicates the capacity of a computer to hold data and instructions. So whenever I refer to something which is called memory, so memory means ki how much a capacity a computer has to store a particular data and instruction. Okay, so it is a workspace which determines the size and number of programs as well as the amount of data that can be processed एट द सेम टाइम. सो जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी कोई भी एक वर्क स्पेस है जिसमें ये बताता है कि वो कितना साइज़ है उसका और वो कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को होल्ड कर सकता है और साथ ही साथ कितना आपका अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस हो सकता है एक समय पर. ओके, सो मेमोरी को हम जनरली प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, मेन स्टोरेज, मेन मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज या फिर रैम भी रेफ़र कर देते हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट मेमोरी. तो मेमोरी बेसिकली आपकी एक स्टोरेज स्पेस है जो आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइडेड होती है, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रख सकते हैं. Okay, so after memory we have main memory. So main memory temporarily stores programs and data that is being processed. तो जो आपकी मेन मेमोरी होती है बेसिकली वो डेटा एंड प्रोग्राम्स को टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर स्टोर करके रखती है. सो वेन एवर software is loaded from floppy disk or hard disk, then it is stored into the main memory. तो जब भी आपको किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना होता है तो बेसिकली वो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क से लोड होकर के हमारी मेन मेमोरी में स्टोर होता है. सो नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी. So we have RAM, we have ROM, and also we have CMOS. So we will talk about the CMOS in the later part of the chapter. So firstly, now a very important thing here is that how does our computer store information. अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन या डेटा हमारे कंप्यूटर में किस फॉर्म में स्टोर होता है और वो कैसे होता है. सो स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट आर प्रोग्राम्स एंड डेटा आर मेड अप ऑफ सर्टेन करेक्टर्स. ओके, सो दीज करेक्टर्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी करेक्टर बाय करेक्टर. ओके, जैसे कि अगर मैं सपोज़ मैं बोलती हूँ कि मेरे को अपने नेम को, इन्फॉर्मेशन को एक स्टोर करना है. सो व्हाट इट विल डू, it will take a letter, a digit and a symbol as a particular character. तो वो अपनी मेमोरी के अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ को करेक्टर बाय करेक्टर स्टोर करता है. ओके, एंड ऑल्सो यू नो दैट ईच करेक्टर इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट पैटर्न. एंड आपको ये भी पता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो बिट पैटर्न के थ्रू स्टोर होती है, बिट पैटर्न की फॉर्म में स्टोर होती है. एंड व्हाट इज़ दैट बिट पैटर्न? बिट पैटर्न होता है आपका 0 और 1 का पैटर्न. सो आपकी कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दो बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में स्टोर होती है, दैट इज़ 0 एंड 1. एंड इनका जो पैटर्न होता है उसको हम बोलते हैं बिट पैटर्न. Okay, when a character is typed from the keyboard, the electronic circuitry interprets the character and stores in the main memory as code. Okay, so whenever you type anything from the keyboard, तो जो आपके कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है वो उस करेक्टर को इंटरप्रेट करते हैं, बेसिकली उसको कन्वर्ट करती है और एज अ कोड अपनी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करती है. सो दिस इज़ हाउ your computer stores any kind of data or information, or you can say instruction. Okay, so after this we have RAM. So as all of you know that RAM stands for random access memory. So on this presentation you can see here RAM is
showing here, which has 30 pins. Okay, so RAM is basically composed of chips. Okay, the computer uses random access memory to store data and instructions. तो आपकी जो RAM होती है उसकी हेल्प से हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं. So RAM is also referred to as volatile memory, as the contents of RAMs can be lost when the computer is turned off or when new data is being written onto it. So a very important point here is जो आपकी रैम होती है इट इज़ रेफर्ड टू एज वॉलेटाइल मेमोरी. अब वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? सो वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अपने कंटेंट्स को लूज़ कर देती है जब भी आपके पास कोई पावर फेलियर होता है. सो जब भी आपका पावर फेलियर हो जाएगा तो कोई भी डेटा है, कोई भी कंटेंट है, वो डिलीट हो जाएगा. ओके, सो जब भी हम किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमने डेटा को अब सेव नहीं किया होता, तो बेसिकली वो जो डेटा होता है वो आपके रैम में स्टोर होता है. सो वंस any kind of power failure happens, so all the data, all the kind of content is deleted or erased from your computer. That's why it is always said to save your data at regular intervals. Okay, so अब RAM जो हम यूज़ करते हैं, basically what does it do? So RAM stores the following. It stores the instructions, it stores the program which is used for processing any kind of data. Okay, so process data to be sent to an output, secondary storage और communication device. तो आपके पास जो RAM है वो क्या करती है? वो बेसिकली जो भी डेटा जो प्रोसेस करना होता है, प्रोसेस करके जो आउटपुट में भेजना होता है वो होता है उसके पास. सेकेंडरी स्टोरेज होती है बेसिकली, और साथ साथ कम्युनिकेशन डिवाइस के ऊपर जो भी डेटा आपको जाना है वो आपका रैम स्टोर करके रखता है. ओके, सो इंस्ट्रक्शंस दैट कंट्रोल द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, वो भी आपका रैम में ही स्टोर होता है. सो आपकी जो रैम है बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करके रखती है. साथ साथ वो क्या करती है, जो भी आपके कंप्यूटर के बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जो ओएस की इंस्ट्रक्शंस होती है वो आपकी रैम स्टोर करके रखती है. ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव टाइप्स ऑफ रैम. सो नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम. सो बेसिकली अगर हम रैम की बात करते हैं तो, और पर्टिकुलरली अगर हम सेमीकंडक्टर रैम की बात करते हैं, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रैम. फर्स्ट इज स्टैटिक रैम एंड द अदर वन इज डायनेमिक रैम. ओके स्टूडेंट्स, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज व्हाट डू यू मीन बाय ए सेमीकंडक्टर. सो सेमीकंडक्टर बेसिकली एक मटेरियल होता है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. Okay, so now we come to the static RAM. So static RAM is also a volatile memory. As you know that RAM is a volatile memory which loses its contents whenever there is a kind of power failure. Okay, so SRAM offers a simple data access model and does not require a refresh circuit. So as we will go further and we will talk about the DRAM or dynamic RAM, so वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर हमें मेमोरी को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास स्टैटिक रैम के अंदर हमारा जो मॉडल है बहुत ही सिंपल मॉडल है और यहाँ पर हमें किसी सर्किट को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और रिफ्रेश सर्किट की बेसिकली हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इन द स्टैटिक रैम इज़ कि जो इसकी परफॉर्मेंस है और जो इसकी रिलायबिलिटी है वो बहुत अच्छी है एंड ऑल्सो इट टेक्स वेरी लो पावर. सो मीन्स जो इसका पावर कंजप्शन है वो भी बहुत लो है. Static memory retains data within a cell until the data is overwritten or lost as a result of power failure. So as you know that static RAM is a kind of RAM and it is also a volatile memory. तो static RAM के अंदर हमारा डेटा तब तक रिटेन रहता है, तब तक किसी सेल के अंदर डेटा रिटेन रहता है जब तक या तो उसके अंदर कोई डेटा ओवरराइट नहीं होता या फिर हमारा कोई पावर फेलियर नहीं होता. तब तक हमारा जो डेटा है वो एज इट इज़ एक सेल के अंदर रहता है. ओके, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स इट इज़ एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो यूज्ड इन स्मॉल टू मीडियम साइज सिस्टम्स. ओके, यही सब जो फैक्टर्स हैं इन्हीं की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और साथ ही साथ ये स्मॉल से मीडियम साइज सिस्टम्स के अंदर यूज़ करी जाती है. सो आफ्टर द स्टैटिक रैम वी हैव डायनेमिक रैम.
Okay, so dynamic random access memory is a type of random access semiconductor memory that stores each bit of data in a memory cells. So as you know कि जो हमारे पास dynamic RAM है वो भी क्या है, वो भी एक टाइप की रैम है। और कौन सी टाइप की रैम है, सेमी कंडक्टर मेमोरी है बेसिकली। सो इसके अंदर भी जो हमारा डेटा होता है वो मेमोरी सेल के अंदर स्टोर होता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी कैपेसिटर एंड अ ट्रांजिस्टर। सो बेसिकली जो इसका मैकेनिज्म है वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर की हेल्प से होता है। सो द कैपेसिटर इज चार्ज टू स्टोर अ 1 और डिस्चार्ज टू स्टोर अ ज़ीरो। सो एज ऑल ऑफ यू नो कि हमारा जो कंप्यूटर होता है बेसिकली वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में काम करता है। सो ज़ीरो बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑफ स्टेट एंड वन स्टैंड्स फॉर ऑन स्टेट। तो इन द सेम मैनर जो हमारा कैपेसिटर है जब वो चार्ज हो जाता है तो इट स्टोर्स वन, एंड व्हेन इट इज डिस्चार्ज सो इट स्टोर्स ज़ीरो। Okay, the capacitor is unable to prevent the charge due to slow discharging. Okay, so capacitor के अंदर बेसिकली एक लिमिटेशन है कि हमारे पास ये चार्ज को प्रिवेंट नहीं करके रखता, क्योंकि इसमें स्लोली डिस्चार्जिंग होती रहती है, जिस वजह से हमारा जो भी डेटा है वो उसका लॉस होता रहता है। सो एज the static RAM was expensive, but the dynamic RAM is quite cheaper than the static RAM, and it is also used in the larger memory systems. So a very important point here is कि अगर हम आपसे कोई पूछे कि dynamic RAM और static RAM में क्या difference होता है, so now you can clearly tell कि what is the difference between dynamic RAM and static RAM. Okay, so after this we have ROM. सो ROM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो अब जो हमारी ROM है दिस इज़ अ बेसिकली परमानेंट स्टोरेज। तो ये क्या है, हम इसके अंदर हम डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को परमानेंट बेसिस पर स्टोर करके रख सकते हैं। ROM चिप्स हैव इनेबल्ड देयर यूज़र इन द स्टोरेज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो भी हमारे सिस्टम का सॉफ्टवेयर है बेसिकली दैट इज़ स्टोर्ड इन द ROM। ओके, सो जो पहले हम जब कंप्यूटर्स में काम किया करते थे तो जो भी हमारे सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता था दैट यूज टू बी स्टोर्ड इनटू द फ्लॉपी डिस्क। Okay, but right now we have this ROM, and in the ROM we can store a system's software. Okay, ROM is also in the form of chips and is referred to as permanent memory or non-volatile memory. तो जैसे कि हमारे पास RAM थी, RAM भी चिप्स की फॉर्म में होती है, वैसे ही हमारे पास ROM भी चिप्स की फॉर्म में ही होती है, and the ROM is known as the permanent memory or non-volatile memory. So what do you mean by non-volatile memory? Non-volatile memory is that memory in which the data is not erased or lost in case of any kind of power failure. Okay, so that's why जो भी आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर है वो ROM के अंदर फिटेड होता है। Okay, so after this ROM, now we have a difference between primary and secondary memory. So if I talk about the primary memory, तो primary memory को हम main memory भी refer करते हैं, and if I talk about the second memory it is known as the auxiliary memory. Okay, now coming to the primary memory, its nature of storage is temporary. Okay, it stores the data until the time the computer is on. Okay, तो आपको पता है कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, अगर हम रैम की बात करते हैं तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइमरी मेमोरी, एंड इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। मीन्स जो डेटा है आपका तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर स्विच्ड ऑन रहता है। जैसे ही कोई पावर फेलियर अकर होता है तो एनी काइंड ऑफ कंटेंट, एनी काइंड ऑफ डेटा that is erased. Okay, in the secondary memory, so secondary memory is of permanent nature, means it stores the data till the user deletes it from the computer memory. Okay, so if I talk about the secondary memory, so there is a very great example of secondary memory. अगर जो आपकी हार्ड डिस्क है so that is a secondary memory. तो secondary memory के अंदर जो हमारे पास डेटा होता है वो परमानेंट बेसिस पर स्टोर रहता है, और वो तब तक डिलीट नहीं होता जब तक यूज़र उस डेटा को डिलीट नहीं करता। ठीक है, ओके, देन random access memory is a primary memory. So we have already studied that random access memory is a kind of primary memory. Now we have secondary memory like memory of floppy disk, hard disk or CD-ROM etc. These are permanent memory, or you can say these are secondary memories. Okay, so now primary memory.
It works in the background when ALU and CU are processing the data. Okay, तो हमारा जो रैम है बेसिकली वो हमेशा बैकग्राउंड के अंदर काम करता रहता है. जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमेशा बैकग्राउंड में वर्क करती रहती है. जब हमारे पास ALU और CU जब भी डेटा को प्रोसेस करते हैं तब हमारा जो रैम है वो अपना बैकग्राउंड में वर्क करता रहता है. ओके, सो नाउ वी हैव सेकेंडरी मेमोरी. तो सेकेंडरी मेमोरी का वर्क तभी होता है जब हमें ज़रूरत होती है सेकेंडरी मेमोरी की. सो सेकेंडरी मेमोरी इज़ वर्क एट दैट टाइम. Okay, so now we have different types of ROM. So we have mask programmed, we have PROM, we have EPROM, and we have EEPROM. So here you can see we have a PROM chip is there. Okay, so there are different chips. So as all of you know that ROM stands for read only memory, and it is a नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. मीन्स एक बार जो आपका डेटा उसमें स्टोर हुआ हुआ है दैट कैन नॉट बी इरेज्ड इवन इफ देयर इज सम काइंड ऑफ पावर failure. Okay, so the majority of ROM chips are mask programmed. Means जब भी जो भी हमारी ROM chips होती हैं उनकी प्रोग्रामिंग उसी इनिशियल फेज में हो जाती है जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है. ओके, सो ऑल द प्रोग्राम्स आर सेट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओके, सो नाउ हियर वी विल बेसिकली फोकस ऑन टू वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड ROM chip. One is known as PROM जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल ROM, और एंड द सेकेंड वन इज EPROM, erasable programmable read only memory. Okay, so PROM chips are blank chips on which programs can be written using special equipments. तो जो PROM chips हैं बेसिकली वो blank chips होती हैं और उसके अंदर प्रोग्रामिंग हम स्पेशल इक्विपमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं. PROM chips can be programmed once. एंड यहाँ पर क्या लिमिटेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास PROM चिप्स हैं या ROM चिप्स है बेसिकली जब भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी टाइम पर इनकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है. दैट्स वाई जो PROM चिप्स हैं these can be programmed only once and are usually used by manufacturers as control devices in their products. और इसी वजह से ये जो पर्टिकुलरली PROM चिप्स होती हैं ये कंट्रोल डिवाइसेस की तरह यूज़ करी जाती हैं दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए. ओके, सो आफ्टर द PROM चिप वी हैव EPROM चिप. सो EPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM. Okay, so this is a special ROM chip that allows for the contents of the chip to be erased and rewritten. ओके, सो जैसे हमने PROM में पढ़ा था वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है, एक ही बार उसकी प्रोग्रामिंग करी जा सकती है. लेकिन जो हमारे पास EPROM है इसके जो भी कंटेंट्स हैं उसको हम बार बार इरेज कर सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं. ओके, द प्रोग्राम्स रिटन ऑन एन EPROM आर रिटन फॉर एप्लीकेशंस वेयर अपडेटिंग इज़ नॉट अ रेगुलर अकरेंस. सो बेसिकली EPROM का हम यूज़ उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, उन एप्लीकेशंस को राइट करने के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें अपडेटिंग की इतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होती. सो दीज टाइप ऑफ ROMs बेसिकली जो EPROM है इनको बेसिकली हम इरेज कर सकते हैं बाय बेसिकली इनको जब अल्ट्रा वायलेट लाइट में हम रखते हैं तो इनकी हम इरेजिंग कर सकते हैं. जब भी इनको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक्सपोजर देते हैं तो हम इनको इरेज कर सकते हैं. Okay, so after the EPROM we have this EEPROM. So EEPROM stands for electrically erasable and programmable read only memory. Okay, so information can be erased and written onto it using special electrical impulses. ओके, सो यहाँ पर हम जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी कंटेंट हमें लिखना है वो हम बहुत ईजिली इरेज कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं. लेकिन जो चीज़ यहाँ पर यूज़ होती है वो होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की हेल्प से हम अपनी इंफॉर्मेशन को इरेज कर सकते हैं एज वेल एज वी कैन राइट from electrical impulses. It is a type of flash ROM that is used nowadays to store BIOS information for PCs. तो ये जो हमारे पास EEPROM है ये एक टाइप की फ्लैश ROM है जिसकी हेल्प से आजकल हम अपने BIOS को बेसिकली जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है उसको स्टोर करते हैं. ओके, अपने PC के अंदर. सो EEPROM इज़ नाउ यूज्ड
nowadays for storing BIOS information. Okay students, so this was about this chapter. So we will cover the rest of the things in the next video. Okay, so the task for you is to watch this video very carefully. Okay students, so that's all for now. Thank you so much.